देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये कहानी उस भयानक रात की है जब हमने हमारी मौत को करीब से देखा था। ये कहानी शुरू होती है जब मैंने और मेरे दोस्त रमेश और सुरेश ने प्लान किया कि हम 31 दिसंबर को नानी घाट में कैंपिंग करेंगे और नए साल का पहला दिन वो जगह एक्सप्लोर करेंगे। हम कल्याण से रात 9 बजे निकले थे। उस रात कार मैं चला रहा था। रात के वक्त हाईवे वीरान काफ़ी दिख रहा था। बीच बीच में बैलगाड़ी साइकिल वाले भी दिख रहे थे। कार चलाते चलाते हमने शिवालिक क्रॉस किया और फिर हमें भूख लगने लगी। फिर हम ढूंढने लगे कि रोड के साइड में कोई होटल या रेस्टोरेंट दिखता है या फिर नहीं। तभी मैं अपने दोनों दोस्तों के साथ काफ़ी एंजॉय करते हुए आगे जाने लगा और इसी बीच हमें हाईवे के लेफ्ट साइड में एक पुराना घर दिखाई दिया। वहाँ पर ढाबे का बोर्ड लगा हुआ था और बाहर की लाइट भी चालू थी, मगर दरवाज़ा बंद था। तो हमने सोचा कि अंदर कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। मैंने कार को रोड के साइड में लगाया और हम तीनों ढाबे की ओर चल दिए। ढाबे के दरवाजे पर अंदर से लॉक नहीं था, तो हम धीरे से अंदर गए और देखा कि अंदर तो कोई नहीं था, पर वहाँ का चूल्हा जल रहा था और उसके ऊपर कुछ पक रहा था। और एक बात हमें अजीब लगी कि उस ढाबे में हमें एक बड़ा सा फ्रीजर दिखा, जिसके उस छोटे ढाबे पर कोई ज़रूरत भी नहीं थी। मैंने दोस्तों से कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं यार, मुझे ये जगह अजीब सी लग रही है, कोई और ढाबा या होटल ढूंढ लेंगे। सुरेश ने भी मेरी हाँ में हाँ मिला दी, पर रमेश बोला, तुम दोनों जानते हो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, और जब भूख लगती है तो मैं चिड़चिड़ा जाता हूँ, और इस वीरान सड़क पर मुझे नहीं लगता कि कोई और ढाबा होगा। थोड़ी देर और रुक जाते हैं। उसके बाद हम लोग ढाबे में रखे पलंग पर इंतज़ार करने लगे और वहीं पर बैठे बैठे अब तकरीबन 10 मिनट बीत गए थे। इन 10 मिनट में सुरेश पूरे ढाबे का गोल चक्कर लगा कर आ गया। तभी उसने बताया कि यार, यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है, मगर घर के पीछे कटे हुए इंसानी बालों और कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है। लगता है ये जगह किसी सैलून का शॉप रही होगी। चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर हम तीनों ढाबे से बाहर निकले और कार की तरफ चल दिए। जैसे हम कार के पास पहुंचे और हमने दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी पीछे से आवाज़ आई, बिना भूख मिटाए यहाँ से जा रहे हो? हमने पीछे मुड़कर देखा तो ब्लैक ड्रेस में एक सुंदर सी लड़की थी जो ढाबे के आंगन से हमें आवाज़ दे रही थी। एक बार के लिए तो उस लड़की को वहाँ देखकर मैं हैरान हो गया और उसके बाद उस लड़की ने कहा, आइए बैठिए, खाना खा लीजिए, आप जो चाहें वो खा सकते हैं। उस वक्त हम सभी दोस्तों ने आपस में गर्दन हिलाई। दरअसल अब हमने ये कंफर्म कर लिया था कि आज रात हम यहीं पर खाना खाने के लिए रुक जाएंगे। और उसके बाद मैंने उस लड़की से कहा, आप हमारे लिए खाना परोस दीजिए और गाड़ी के अंदर ही खाना भेज दीजिए, क्योंकि हम गाड़ी के अंदर ही ड्रिंक करने वाले हैं। तभी उस लड़की ने कहा, आपको गाड़ी में ड्रिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे ढाबे में ड्रिंक अलाउड है। उस लड़की की बात सुनकर मेरे दोनों दोस्त उसके पीछे पीछे वापस उस ढाबे में चले गए और फिर मैं गाड़ी में से हमारे लिए ड्रिंक्स लेकर आया और फिर हम सभी दोस्त एकजुट होकर आपस में ड्रिंक करने लगे। ड्रिंक करते हुए उस आदमी से भी हमने थोड़ी बहुत बातचीत की थी, तो उसने खुद का नाम अधीरा और लड़की का नाम वसुंधरा बताया और कहा कि वो पास के ही गांव में रहते हैं और बस समय बिताने और शौक पूरा करने के लिए वो ढाबा चलाते हैं। हमारे ड्रिंक ख़त्म करने तक टेबल पर हमारे लिए प्लेट्स लगा के रखी थी। खाने के टेबल पर बैठते वक्त मैंने एक बात नोटिस की कि अधीरा और वसुंधरा एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे और उसकी वो मुस्कान किसी शैतान से कम नहीं थी। खाना खाते वक्त रमेश ने पूछा कि ये मटन के पीस इतने बड़े क्यों हैं, तो अधीरा ने अजीब सी आवाज़ में जवाब दिया, बड़े टुकड़े खाने में ही मज़ा आता है, यहाँ हमेशा बड़े टुकड़े ही परोसे जाते हैं। हम खाना खाने और बातचीत करने में व्यस्त हो गए। उस वक्त हम काफ़ी नशे में थे। तभी मैंने उन दोनों को जल्दी जल्दी में ढाबे से बाहर जाते देखा, पर नशे की वजह से मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया और फिर से हंसी मजाक में बिजी हो गया। हम तीनों में सिर्फ सुरेश ही ड्रिंक नहीं करता था, इसलिए खाना ख़त्म करने के बाद मैंने सुरेश से कहा, भाई तुम बिल दे आओ, हमें जल्दी निकलना है। फिर सुरेश अधीरा को ढूंढने लगा। उसने ढाबे के आसपास चेक किया, मगर पूरे ढाबे का गोल चक्कर लगाने के बाद भी वो दोनों ही जने वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे थे और ये चीज़ हम सभी को काफ़ी ज़्यादा हैरान कर रही थी। उसके बाद मैं अपने दोनों दोस्तों को लेकर वहाँ से निकलने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि शायद वो दोनों कहीं चले गए होंगे और इसलिए हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और हम निकल जाएंगे।
ये सोचकर जब हम अपनी गाड़ी की तरफ निकल पड़े और हम जैसे ही गाड़ी का फाटक खोलने वाले थे कि तभी हमें पीछे से आवाज़ आई, भाई साहब आपने तो अपना पेट भर लिया है, लेकिन हमारा पेट कौन भरेगा, ज़रा हमारी भी पेट पूजा कर दो। उसकी इस बात को सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसके तुरंत बाद ही हम तीनों दोस्त एकदम से पीछे मुड़ गए और हमारे पीछे मुड़ते ही वो दोनों हमारी तरफ आने लगे। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये पैसों की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने फिर से अपने दोस्त के हाथ से पर्स छीन लिया और फिर मैं उसको पेमेंट करने के लिए उसके पास जाने लगा। लेकिन इस बार मैं जैसे उनके एकदम करीब पहुंचा तो उनके चेहरे को देखकर मेरे पूरे जिस्म में दहशत फैल गई। दरअसल मैंने देखा कि अब उनका चेहरा बदल गया है और अब वो किसी जानवर की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अब उनके सड़े हुए मुंह के अंदर से किसी मरे हुए जानवर की बदबू आ रही है। एक बार के लिए तो मुझे उल्टी करने का मन करने लगा, लेकिन उसके बाद मैंने अपने पैरों को पीछे हटा दिया था। तभी मैंने देखा कि उस आदमी के हाथ में मुझे एक बड़ी सी खोपड़ी नजर आ रही थी जो आधी फटी हुई थी और उसने उस खोपड़ी को उस बड़े से फ्रीजर के अंदर से बाहर निकाला। मैं समझ गया था कि ये फ्रीजर उनके क्या काम आता था और वो भी हमारे साथ कुछ ऐसा ही करने वाले थे। इससे पहले कि वो हमारे ऊपर अटैक कर पाते कि हम भागते हुए गाड़ी के अंदर पहुंच गए और फिर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे। लेकिन भला ऐसी परिस्थिति में कहाँ हमारी गाड़ी स्टार्ट होती। काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज हमारे लिए कोई जाल बिछाया गया था और हम उस जाल के अंदर बड़ी आसानी से फंस गए थे। उसके बाद हमारी गाड़ी पता नहीं क्यों बहुत ही तेज तेज झटका खाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाड़ी को उठाने की कोशिश कर रहा था। जैसे मैंने गाड़ी की विंडो को नीचे गिराकर बाहर की तरफ देखने की कोशिश की तो अचानक ही किसी ने मेरा गला पकड़ लिया और मुझे तुरंत ही गाड़ी से नीचे गिरा दिया और मैं वहीं पर बनी हुई डामर की रोड पर गिरा हुआ था, जिससे मुझे अपने शरीर पर काफ़ी चोट लगने का एहसास हुआ। एक बार के लिए तो हमारा शरीर सुन्न पड़ गया, लेकिन उसके बाद जब दर्द होने लगा तो उस दर्द को सह पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था। पर रमेश और सुरेश दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वो दोनों भी अचानक ही गाड़ी से नीचे गिर पड़े और गाड़ी से नीचे गिरते ही उन्हें भी बहुत ज़ोर की चोट आ गई और उन्हें भी काफ़ी दर्द हुआ। दर्द होने के साथ ही वो दर्द के मारे चिल्लाने लगे और उसके बाद वो एक बार के लिए वहीं पर मौजूद सड़क के किनारे बैठ गए। लेकिन उसके बाद हम तीनों का हाल बेहाल होने लगा जब अचानक ही एक हाथ आया और उसने हम तीनों को उस ढाबे के अंदर बुरी तरह से खींच लिया और हम तीनों अब वापस से अंदर जा चुके थे। उसके बाद एक बार के लिए हम सभी की आंखें बंद हो गई और फिर जब आंखें खुली तो हमने देखा कि हम तीनों वापस से उस ढाबे में पहुंच गए थे जहां पर वो बड़ा सा फ्रीजर रखा हुआ था। लेकिन अब उन दोनों की इस भयानक करतूत से हमारी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो कोई तो आइडिया बनाना होगा। और इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता कि मैंने देखा कि वो आदमी जो इस ढाबे का मालिक था अब एक धारदार चाकू लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा था और शायद वो अब मुझे मारने वाला था। लेकिन इससे पहले उसने सुरेश को पकड़ा और फिर उसे घूरते हुए देखने लगा। उसने बड़ी धीमी आवाज़ में कहा, तुम तो काफ़ी नौजवान लग रहे हो, तो पहला शिकार मैं तुम्हें ही बनाऊंगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारी दर्दनाक मौत देने वाला हूँ। इतना कहने के बाद उसने हमारी आंखों के सामने उस चाकू को धीरे धीरे उसकी आंख में गाड़ना शुरू कर दिया। ये नज़ारा इतना दर्दनाक था कि इसे देखकर मेरी रूह कांप गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा था। डर की वजह से मेरे हाथ पैर फूल चुके थे और मेरे हाथ पैरों ने अब काम करना भी बंद कर दिया था। इतने भयानक नज़ारे को देखकर एक नॉर्मल इंसान के मुंह से चीख कर निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। हम इस वक्त देख पा रहे थे कि हमारा दोस्त किस हालत में था और हम चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। फिर उसके बाद हमने देखा कि अब धीरे धीरे उसकी सांसें अटकने लगी थी और दर्द के मारे वो चीखने और चिल्लाने लगा था, लेकिन हम उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। हम दोनों भी काफ़ी बेबस थे, वरना अब तक तो हम अपने दोस्त को कब कब बचा चुके होते। हम दोनों उसकी जान की भीख मांगने लगे, लेकिन शायद उन दोनों के चेहरे पर दया भाव का कोई नामो निशान नहीं था। वो दोनों किसी राक्षस की तरह उसे काटने पीटने पर लगे हुए थे।
पता नहीं इसी बीच कहां से एक तेज रोशनी उस ढाबे पर पड़ने लगी और उस रोशनी के पड़ते ही उन दोनों ने अपने कार्यक्रम को बीच में रोक दिया और फिर वो पीछे की तरफ मुड़कर देखने लगे। तभी हमने देखा कि पीछे की तरफ से 3-4 ट्रक हाईवे पर तेज रफ्तार से बढ़े आ रहे थे। मगर कुछ देर पहले तो हमने इस हाईवे पर काफ़ी कम गाड़ियाँ गुजरती देखी थी, लेकिन जैसे हमने वहाँ से ट्रक वालों को गुजरते हुए देखा तो हमने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। और इस बार शायद हमारी किस्मत ने भी हमारा साथ दिया था, क्योंकि वो ट्रक वाले हमारी आवाज़ को सुनने में कामयाब हो गए। और उसके बाद जैसे ही वो रोशनी उन दोनों के ऊपर पड़ने लगी तो वो लड़की और वो आदमी वहाँ से गायब हो गए। उनको इस तरह हवा में धुआं होता हुआ देखकर मैं समझ गया था कि वह कुछ देर के लिए है, और अगर ये ट्रक वाले हमें नहीं बचा पाए तो फिर हमारी जान कभी नहीं बचने वाली। इसलिए मैं थमा नहीं और फिर ज़ोर ज़ोर से उन्हें आवाज़ें देता रहा और अपनी तरफ बुलाने लगा। लेकिन उनमें से 2 ट्रक चालक तो हमें नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गए, लेकिन एक ट्रक वाला काफ़ी भला इंसान निकला। उसने अपनी ट्रक हमारे पास रोक दी और वो अपने हेल्पर को लेकर हमारे पास पहुंचा। और उसने देखा कि मेरे दोस्त की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, उसकी आंखों से खून निकल रहा था, तो उसने उसी वक्त उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उसके बाद उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ और वो ठीक हो गया। लेकिन उस दिन की घटना ने हमारे दिल में डर और खौफ को इस कदर भर दिया था कि अब हम इस घटना को कभी नहीं भूल पाएंगे। खासकर उस रात जब हमने अपने ही एक दोस्त को इस तरह तड़पते हुए देखा था तो हमारी रूह कांप गई थी। किसी तरह हम उसके बाद उस हॉस्पिटल से अपने घर लौट गए और अपने दोस्त को भी अपने घर पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, उसके बाद आज तक हम कभी भी इस तरह की ट्रिप पर नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।